नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और हम सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मेरे 4 सहयोगी और मौजूद है। चारुल शर्मा आपको बताएंगी कि कैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई अहम जो बात है वो बजट में हो सकती है। साथ ही साथ अभिषेक बताएंगे कि अर्थव्यवस्था को लेकर के कैसे आज बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सागर जो है वो आपको बताएंगे कि किसानों के लिहाज से कितना खास है ये बजट। और इसके अलावा मेरे सहयोगी कुंदन आप तक अहम जानकारी साझा करेंगे कि आखिर केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या खास रहेगा, क्या टैक्स में कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, जिस पर आज बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और जैसे ही बजट पेश होगा तुरंत एक एक चीज आप तक पहुंचाएंगे। न सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि बारीकी से आपको पूरी खबर हम समझाएंगे भी। तो मेरे सहयोगी साथ है कुंदन, सबसे पहले आज के बजट को कैसे देख रहे हो? देखिए, कुल मिलाकर देखिए आपने सरकारी कर्मचारियों की बात की और जो टैक्स पेयर है उनकी बात की, तो उन्हें उम्मीद है कि जो टैक्स स्लैब में जो है कई सालों से बदलाव नहीं हुआ है, उसमें बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि महंगाई इस साल चरम पे रही थी, 6.8 रही थी। जो आरबीआई का जो फिक्स जो क्राइटेरिया है 4% 2% ऊपर और नीचे, उससे ऊपर रही थी, 6.8 रही थी। अगले साल जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें कहा गया कि 5% के आसपास महंगाई रहेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि टैक्स में सीधे तौर पर आपकी जेब में क्या बचता है। तो निर्मला सीतारमण इस बार हो सकता है कि कुछ ऐसा ऐलान करे जिससे आपके जेब में और हमारी जेब में कुछ पैसे बच जाएं टैक्स से। अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे देख रहे हो? किसानों के लिए कुछ राहत आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, क्या है कि निदा, अब आने वाले समय में 9-10 राज्यों में चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। तो कई बार सरकार बजट को चुनावी बजट के रूप में भी पेश कर देती है। तो हो सकता है कि इस बार का बजट जो है चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम हो, क्योंकि किसानों को लेकर और जिस तरह से गैस सिलेंडर के दामों में कहा जा रहा है कि थोड़ी कमी आ सकती है, मोबाइल के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। क्योंकि इस बार के बजट की थीम का नाम है डीजी ऑल। हर बार के बजट की थीम पर अगर आप फोकस करिए, कभी आत्मनिर्भर भारत तो कभी किसानों के लिए, कभी कुछ अलग। लास्ट टाइम के बजट का नाम था आत्मनिर्भर भारत। क्या है कि केंद्र की सरकार, अगर आप अतीत को अगर आप उठाकर देखिए तो बड़े उम्मीद के साथ बजट का थीम रखती है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। इस बार का डीजी ऑल जो थीम है, देखना होगा कितना काम होता है। आगे आऊंगे, विस्तार से चर्चा करूंगे। एक एक रिएक्शन पे सहयोगी से ले लेते हैं, उसके बाद में बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। अभिषेक, अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना खास रहने वाला बजट? देखिए, ये बजट जो है ये मोदी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल है उसका आखिरी पूर्णकालिक बजट है। अगले बजट की अगर बात की जाए तो उसका ज़्यादा कोई महत्व होगा नहीं, इंटरिम बजट होगा। तो इस बार कोशिश ये होगी कि क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले जो बजट आता है वो लोक लुभावन भी होता है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि IMF की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि 6.1 जो है भारत की GDP की ग्रोथ जो है इस बार रहने वाली है। हम इस लिहाज से देख रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा होगा, लेकिन हम इस लिहाज से नहीं देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले हमें डाउन किया गया है। तो उस लिहाज से भी देखने की जरूरत है। और अर्थव्यवस्था को खोलने की, FDI को बढ़ाने की कोशिश लगातार सरकार की रही है। और सरकार का फोकस इस चीज पे रहा है कि युवाओं को नौकरी दी जाए। नौकरी कितनी मिली है सच्चाई सबके सामने है, लेकिन नौकरी दी जाए, इस बार भी वही कोशिश हो सकती है। तो युवाओं पे फोकस ये बजट रह सकता है। ठीक है, छोटे रिएक्शन रखते हैं, अभी फिर बाद में आएंगे आपको। चारुल, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। कल उन्होंने जैसा अभिभाषण किया, उनके पहले भी हमने संबोधन सुने, देश को उन्होंने संबोधित किया उससे पहले। और अगर जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो भी महिला है, तो क्या लगता है महिलाओं को लेकर के खास ख्याल रखा जाएगा अब की बार बजट में? बिल्कुल, देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं और खासकर जब वित्त मंत्री एक महिला हो तो महिलाओं की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में सबसे अहम चीज़ है कि हम और आप वर्किंग वुमेन हैं, तो वर्किंग वुमेन्स को बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वो चाहती हैं कि इस बार बजट में उन्हें कैटेगराइज ना किया जाए। जैसे अगर कोई भी योजना है सरकार की तो उससे उनका लाभ जो मिल रहा है वो अच्छी तरह से मिले। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि प्लॉट आवंटित किए जाते हैं तो वो शहर में ऐसी जगह मिले, शहर से बाहर ना मिले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बाहर जाके रेजिडेंशियल कॉलोनीज में उन्हें घर दे दिए जाते हैं। तो महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि वो घर कैसे संभालें और बिजनेस पर कैसे जाए। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात कर ले तो निर्भया कांड आपको याद होगा, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से बजट आवंटित किया गया, लेकिन क्या उसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? निर्भया फंड से आया था, निर्भया फंड से आया था जी, बिल्कुल। तो देखिए, हमारे चारों सहयोगी की राय जो है वो आप तक हम पहुंचाएंगे एज ए एक्सपर्ट के तौर पे। आज मेरे जो सहयोगी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि आज संसद में 2023 और 24 का आम बजट जो है वो पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगे और सुबह 11 बजे वो वक्त जिस वक्त संसद में बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो आज बजट पेश करने जा रही है। और बता दें आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है
अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश सरकार की रहेगी, क्योंकि मोदी 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट है और महंगाई से परेशान लोगों को राहत की भी उम्मीदें जो है वो कही जा रही है कि जो लोग महंगाई से परेशान है, क्योंकि इस वक्त विपक्ष जो है लगातार सरकार को महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेर रहा है। तो ऐसे में महंगाई से कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा कर छूट की सीमा में भी राहत जो है वो मिल सकती है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, कई उम्मीदें हैं, कई कयास है जो लगाए जा रहे हैं कि जब आज संसद में पेश होगा बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, तो हर तबके का ख्याल रखा जाएगा, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और खास तौर पे मध्य वर्गीय लोगों का ख्याल यानी मीडियम क्लास के लोगों का ख्याल बेहद रखा जाएगा। और इस बात को खुद अब से कुछ दिन पहले जब पिछले ही हफ्ते निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा ख्याल है मीडियम लोगों का, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो भी चीजें आती हैं वो या तो सबसे निचले स्तर के लोगों को चली जाती है या फिर हाई लेवल पर चली जाती है। ऐसे में जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके खाते में कुछ भी नहीं आता है बजट से भी, लिहाजा हमेशा उनको निराशा ही हाथ लगती है। अब देखना होगा कि उनके लिए क्या कुछ खास आएगा। तो बड़ी खबर और अहम खबर, निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है, लेकिन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। कुंदन, क्या लग रहा है ये जो कोशिश है, क्या आने वाले, जैसे कि सागर ने पहले कहा था, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये 2024 लोकसभा चुनाव, क्या उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट खास होने वाला है? देखिए, एक चीज मैं मोदी सरकार और वित्त मंत्री की तारीफ करता हूं, क्योंकि देखिए पिछले साल भी कई राज्यों में चुनाव थे, बड़े राज्यों में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य थे, गुजरात में चुनाव होना था, आपको हिमाचल में चुनाव होना था, उत्तराखंड में चुनाव होना था, लेकिन जो बेसिक्स होता है ना बजट का, बेसिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया मोदी सरकार ने और निर्मला सीतारमण ने। ये अच्छी बात है। ये इसे पिछले साल भी हम चर्चा कर रहे थे, इस साल बड़े राज्यों में चुनाव है तो शायद जो है लोक लुभावन वादे होंगे बजट में, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। तो बेसिक्स के साथ जो इकोनॉमिस्ट है जिनसे आप बातचीत कीजिए तो उसमें वो कहा जाता है कि बेसिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है निर्मला सीतारमण। भले चुनाव हो, जैसा कि अभिषेक ने कहा, ये फुल बजट होगा, आखिरी बजट होगा फुल बजट, इसके बाद इंटरिम बजट होगा, उसमें आप बहुत बड़ी घोषणा नहीं कर सकते। तो इस बार मौका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निर्मला सीतारमण जो है बेसिक्स के साथ खिलवाड़ करेंगी। जो आपकी आय का और व्यय का जो ब्यौरा है वो सही तरीके से रखेंगे। ये नहीं है कि बाद में बजट पूरी तरह से बिगड़ जाए, तो ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, फोकस रहेगा सरकार का कि लोगों को नौकरी कैसे मिले, गरीबों को फायदा किस तरीके से मिले, और इनकम टैक्स जो देने वाले इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या अभी भी 7% से कम है निदा। लेकिन आप देखिए उसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, भाई लोग कमाएंगे नहीं तो देंगे कैसे। लोग ये कहते हैं कि भाई आप देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को आपने घटा दिया, पिछली बार 18 से 15% कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन में इजाफा हुआ है, लेकिन आप कुल मिलाकर के देखिए तो कॉर्पोरेट पर हमें ज्यादा फोकस रहना भी पड़ेगा, सरकार को रहना पड़ेगा, वहां पर आपको फायदा देना पड़ेगा। और इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़िए तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है कि जो कोरोना का इंपैक्ट था आप उससे उबर गए, तो उससे उबर गए तो उम्मीद की जा रही कॉर्पोरेट में भी बूम आएगा, कॉर्पोरेट को आप कुछ फायदा देंगे, वहां से नौकरियां जनरेट होगी। तो इस बार हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर के चर्चा बहुत हो रही है, बेरोजगारी पर फोकस रही निर्मला सीतारमण और कुछ ऐसा होगा जिससे रोजगार क्रिएट। सागर, कितने सहमत हो कुंदन की बात से? क्या लग रहा है वाकई में इस बार जो है महंगाई और बेरोजगारी, ये दो चीजें ऐसी होंगी जिससे राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल सरकार के सामने चुनौती भी है कि चुनाव के पहले इसको थोड़ा सही किया जाए, दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो शायद आने वाले राज्यों में जो चुनाव है 9-10 और जो लोकसभा चुनाव वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब आत्मनिर्भर भारत का जिक्र कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात हम कर रहे हैं, लगभग 8 करोड़ ऐसे जो टैक्स पेयर्स हैं, अभी तक 8 सालों के बजट में उन्हें कुछ भी खास मिला नहीं है। तो हो सकता है कि जो 2.5 लाख जो समय सीमा तय किया गया था 2014 में, इस बार थोड़ा उसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। हमने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया था कुछ देर पहले, जो थीम था पिछले साल के बजट का। इस बार डिफेंस पर इसको फोकस किया जा रहा है कि कैसे हिंदुस्तान में हथियारों को बनाया जाए। तो हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इस बार बजट को देखा जाए, प्रमुखता दी जाए। कृषि के क्षेत्र में जो 1 करोड़ 32 लाख रुपए थे, अब हो सकता है कि 1.2 लाख करोड़ के करीब हो कृषि का बजट हो। तो ऐसे में कृषि पर भी फोकस किया जा रहा है, महंगाई पर भी फोकस किया जा रहा है, लेकिन बात तो वही धरातल पर कितना खरा उतर पाया बजट। बिल्कुल बिल्कुल, धरातल पर कितना खरा उतरेगा। सागर की दरअसल ये खासियत है, हर चीज में वो पंचलाइन जरूर ढूंढ लेते हैं और इस बार भी उन्होंने मार दी आते हैं स्टूडियो में। चलिए देखिए, अपने सहयोगियों से हम बातचीत लगातार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आम बजट आज दरअसल पेश हो रहा है। लेकिन आम बजट को लेकर के ये तो आपने सुना कि हम एंकर्स की क्या राय है, लेकिन आम बजट को लेकर के लोग जो है वो भी अपनी राय रख रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं और साथ ही साथ बहुत
ज्यादा उम्मीद जो है वो लोग जता रहे हैं। अब ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लोग जो हैं वो बेहद उम्मीदें जता रहे हैं। बढ़ती महंगाई से लोगों को निजात दिलाई जाए, सबसे ज्यादा फोकस बढ़ती महंगाई है। तो लोग कैसे देख रहे हैं आने वाले बजट को, आइए सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। रोजमर्रा की चीजों पे जो महंगाई पे रोक लगना चाहिए। डीजल और पेट्रोल की महंगाई आगे न बढ़े, नहीं तो सारी चीजें उससे महंगी होगी और किसान को ध्यान में रखते हुए इस बजट को आना चाहिए। बजट की उम्मीद हम चाहते हैं कि ऐसा बजट आए जिससे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको राहत मिल सके। महंगाई पर जो बढ़ रही है या जो महंगाई है उस पर असर पड़े, और इस तरह का बजट नहीं होना चाहिए। और आम सुविधाओं में भी जो मध्यम वर्गीय उपयोग करते हैं और गरीब जिनको भरपेट भोजन मिल सके और जनरल चीजें जो हैं उनमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग को छूट चाहते हैं। तो यही अनुरोध है कि बजट ऐसा बनाया जाए जिससे आम वर्गीय और मध्यम वर्गीय सब लोगों को फायदा हो, क्योंकि हर चीज के भाव आप पेट्रोल ले लो, राशन का खाना ले लो, आटा दाल चावल ले लो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। जो चीज 80-100 रुपये हुआ करती थी आज की तारीख में 150-160 रुपए के करीब पहुंच गई है। हर चीज है, इनफैक्ट सब्जी भी तेज है, नमक, सबके दाम तेज हो चुके हैं। तो यही अनुरोध है कि ऐसा बनाया जाए जिससे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो है वो आराम से अपना जीवन यापन कर पाए। बजट से उम्मीद ये करते हैं कि ये बजट जो है आम जनता का बजट हो। सबसे मेरी जो प्राथमिकता जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा जिनका रेट बढ़ा हुआ, जैसे कि सिलेंडर, आटा, ये जो घरेलू चीजें हैं जिनका पूरे भारत पे, पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो इन चीजों का रेट जरूर कम करना चाहिए। मोदी सरकार को इसको ध्यान में रखना चाहिए कि गैस की सब्सिडी जो पहले 400-500 रुपए हुआ करती, जो आज 35 रुपए पे आ गई है, इसके लिए बहुत जरूरी है उसका ध्यान दें। तो आपने ये तो आम लोगों की राय सुनी, लेकिन वहीं अगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के व्यापारियों की हम बात करें तो उन्हें कितनी उम्मीदें हैं अपने व्यापार के लिहाज से, आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के व्यापारियों की राय भी बजट को लेकर के वो क्या रखते हैं ये आपको सुनवा देते हैं। सर, ये जो यूनियन बजट आने वाला है तो भाई हमें जो भारत सरकार से जो उम्मीदें हैं कि बजट अच्छा ही आना चाहिए और रेट भी मुनासिब होना चाहिए। लेकिन हमें जो थोड़ी सी शिकायत है सर भारत सरकार से, ये जो रेट फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट की, एक जगह ठहरनी चाहिए। जब तक सर ये ठहरेगी नहीं एक जगह तो बिजनेस हमें करने में सर बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी होती हैं। तो अगर एक जगह ये ठहर जाएगी मार्केट तो हम इसको सही तरीके से कर पाएंगे सर। ऊपर वाला का शुक्र है, बेहतर है पहले से, लेकिन और डाउन जो माल पे रेट गिर रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। क्या चाहते हैं कि बजट आने वाला है, अब सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार जो है जरा बजट को देखते हुए चले, जरा लोगों को, पब्लिक को देखते हुए चले। क्या क्या होना चाहिए, सहूलियत क्या मिलनी चाहिए? सहूलियत यह है कि हर चीज़ को पैसे देने चाहिए। वैसे काम तो बहुत अच्छी कर रही है सरकार, ये हमारी हर बात का ध्यान रख रही है, हर चीज़ का ध्यान रख रही है। इस सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी और सुधार बहुत आया सिचुएशन ये है कि एक्टिवेशन लगनी चाहिए। जो पहले अभी लास्ट ईयर लगती थी हुनर हाट, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स आता था, वहाँ से अपने कस्टमर काफ़ी मिलते थे, हमें अपना बिजनेस भी अच्छा होता था। अब वो बंद हो चुका है कोरोना की वजह से। हम ये चाहते हैं कि अपने एक्टिवेशन अपने स्टार्ट हों और अपने बायर्स अपने दोबारा से अपने लाइन पे आए, फिर अपना कस्टमर हमें ऑर्डर वगैरह दें। रेट्स तो एक तरह बिल्कुल रुकने चाहिए। अब क्या होता है, इसमें सिर्फ सट्टाबाजारी हो गई है कि अभी आज 200 रुपये है, आज देखिए मेटल के वो रेट हैं जिस भाव को हम बेचते थे, आज हम उस भाव हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो किस रेट में हम आगे सेल करेंगे? तो बायर अपना ले नहीं पाता है। तो इसमें थोड़ा सा गिराव भी आया है। अभी देखते हैं बजट क्या आता है। तो आज खुलने वाला है वित्त मंत्री का पिटारा और देखना होगा कि उसमें जो आम लोग उम्मीदें जता रहे, जो व्यापारी वर्ग उम्मीदें जता रहे, ऑटो टैक्सी वाले उम्मीदें जता रहे, महिलाओं को खास तौर पर उम्मीद है, तो कितना खराब बजट ये उतरेगा तमाम लोगों की उम्मीदों पर। बजट को लेकर आम जनता क्या सोचती है, क्या राय है, महिलाएं क्या सोचती है, इसके अलावा कितना लोक लुभावन ये बजट होने वाला है, साथ ही साथ वो कौन कौन से सेक्टर है जिन पर सीधा असर इस बजट का पड़ेगा, इसके अलावा वो कौन कौन से लोग हैं या वो लोग कौन है जो चाहते हैं कि आम बजट से राहत मिले,
चाहे वो हम ऑटो चालक की बात कर ले, चाहे हम व्यापारियों की बात कर ले, या फिर हम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बात कर ले, प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले, सब लोग क्या सोचते हैं वो भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी लगातार कुंदन यहाँ पर मौजूद है, सागर यहाँ मौजूद है, अभिषेक, चारुल यहाँ पर मौजूद है, जो बारीकी से आपको बजट की जो कमियां हैं या फिर अच्छाइयां हैं या फिर किस फेवर में जाएगा, कैसे जाएगा, किस वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी, साथ ही साथ टैक्स में कुछ छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टैक्स स्लैब जो है कैसा होने वाला है, किसानों के लिए क्या खास होगा, महिलाओं के लिए क्या खास होगा, इन तमाम बातों पर हम यहाँ पर फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में लगातार जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमने आपको सुनवाया आम लोगों की क्या राय है, हमने आपको सुनवाया मुरादाबाद के जो व्यापारी है वो क्या सोचते हैं, और आइए अब हम आपको जल्दी से बताते हैं कि कब कब निर्मला सीतारमण ने बजट जो है वो पेश किया है। कुछ ग्राफिक्स उसके लिए हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर कब का बजट जो है वो पेश हुआ है। आपको बता दें कि सबसे पहले साल 2019 का बजट जो था निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, उसके अलावा 2020 में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, 2021 में पेश किया, 2022 में पेश किया, और आज बारी है 5वीं बार बजट पेश करने की। तो निर्मला सीतारमण जो है वो आज यानी बजट 2023-24 जो है वो पेश करने जा रही है, 5वीं बार वो बजट पेश करेंगी। ऐसे में बेहद उम्मीद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अंतिम पूर्ण बजट पर देश की निगाहें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि लोगों को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। तो आज 2023 और 24 का आम बजट जो है वो पेश होने जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में अंतिम पूर्ण बजट है ये मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का, तो लोगों को उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आने वाले वक्त में कई जगह पर चुनाव जो है वो होने हैं, लिहाजा चुनाव को देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि सरकार जो है पूरी राहत देने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में आइए हम बात कर लेते हैं देश की महिलाओं की। देश की महिलाओं ने इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई उम्मीदें लगाई हुई हैं, खाने का तेल हो, सिलेंडर हो, बाकी अन्य घरेलू सामान हो, क्योंकि सब कुछ इस वक्त महंगा है। और वहीं महिलाओं का यह भी कहना है कि घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में महिलाओं ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आइए वो सुनवाते हैं। और हर चीज़ की दाम बढ़ गई है, दूध हो, सब्जी हो। अभी तो किचन संभालने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले थोड़ा पैसा लेके जाते थे, झोला भर सब्जी लाते थे, लेकिन आजकल पैसा भर झोला भर के सब पैसा जा जाता है, सब्जी कुछ नहीं आ पाता है। अभी का जो महंगाई है, उस महंगाई से हम ग्रामीण की महिलाएं पूरी तरह से त्रस्त हैं, क्योंकि शुरू जब हम लोग को सिलेंडर गैस था, उसमें 300 में हम लोग गैस भर लेते थे, आराम से हमारी किचन की रानियां हम हुआ करते थे। पर आज ऐसी सरकार ने लालच हम गृहिणी को दे चुके हैं, सम्मान की जगह में अपमान कर रहे हैं हमारी और हमारी किचन को। सारे खाद्य पदार्थ का रेट बढ़ा हुआ है, गैस का रेट बढ़ा हुआ है, और इससे अगर थोड़ा सा उबर कर हम लोग कोशिश करते हैं, फिर टैक्स जो है, इनकम टैक्स है, वो बढ़ा हुआ है। तो सब मिला जुला के कर सकते हैं कि बजट थोड़ा इस बार अच्छा आए। उम्मीद करेंगे इस बार का बजट में हम लोग का किचन सुचारू रूप से पहले के तरह अपने तौर तरीका से हम लोग चला पाएँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब से कोरोना काल आया है, देश की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है। रोज़गार तो बुरी तरह ठप हो चुका है लोगों का, ऊपर से अगर EMI का चार्ज बढ़ा दिया जाए तो इसलिए गरीब का क्या हाल होगा। जिस तरह से बढ़ता है तो उसमें आम पब्लिक के ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जब होता है और सरकार उसको नीति निर्धारण करती है, उसमें एक तरह का टैक्स जोड़ती है, जिससे पब्लिक को जो है उस टैक्स को पब्लिक के ऊपर डाला जाता है और कलेक्शन किया जाता है, जो कि सीधे पब्लिक का कहीं ना कहीं वो चूल्हे से कटता है। गरीब तबके के लोगों पर बोझ डाला गया है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोक लुभावन बातें करती हैं केंद्र सरकार, और गरीबों पर हर तरह का बोझ डाला जा रहा है। एक तो बेरोजगार हैं, दूसरा महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, और चौथा में आपका ये जो इंटरेस्ट सूद का बोझ डाला गया है। EMI में कमी होना चाहिए, सूद में कमी होना चाहिए, ताकि आम जनता के पॉकेट में पैसा आ सके, काम कर सके और देश का विकास हो सके।
महंगाई कम होगी कि नहीं होगी ये देखना होगा, या फिर महंगाई के लिहाज से बजट में क्या क्या खास ख्याल रखा गया है वो देखना होगा। तो 11 बजे तक का वक्त है, 11 बजे तक आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद देश का बजट जो है वो आपके सामने आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। मेरे सहयोगी लगातार यहाँ पर मौजूद है। कुंदन, अगर हम सरकार के सामने चुनौतियों की बात कर ले तो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी का जिक्र हर कोई कर रहा है और ऐसे में ये दो वो मुद्दे हैं जिसे विपक्ष लगातार लेकर के हमलावर है सरकार के ऊपर। कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए ये आम बजट? देखिए, महंगाई के मोर्चे पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, हम तमाम सहयोगी बात कर रहे हैं और आम लोगों का रिएक्शन सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स स्लैब में निर्मला सीतारमण ज़्यादा बदलाव नहीं करने चाह रही है। हालांकि बेसिक जो इकोनॉमी के बेसिक्स ये है कि आप लोगों के पास पैसे हैं ना, आपकी जेब में पैसे हैं तो आप मार्केट जाइएगा, मॉल जाइएगा तो कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है। आप उसको बहुत विस्तार से मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं है। तो आप जब आपकी जेब में पैसे हैं तो आपको 20 लोगों को रोजगार मिलता है, वो जब आप पैसे खर्च करते हैं। लेकिन बेसिक्स देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने मई से, अगर आप बात करेंगे ना, पिछले साल मई से बात कीजिएगा, अभी तक तो 5 बार रेपो रेट बदल चुका है और 5 बार रेपो रेट बदल चुका है। 2.25% जो ब्याज दर है वो आरबीआई से जो बैंक लेते हैं उसमें रेपो रेट में 2.25% का इजाफा हो चुका है। हमने अभी एक दर्शक को सुना है कि भाई सूद कम होना चाहिए, ब्याज कम होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ब्याज को बढ़ा रही है क्योंकि आपके जेब में बहुत पैसे नहीं बढ़े। क्योंकि ज्यादा पैसे होंगे तो आप ज्यादा खरीदारी करेंगे और सप्लाई वैसी नहीं है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये बेसिक्स है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि लोगों के जेब में आप ज्यादा पैसे देंगे तो सप्लाई आपको देंगे। प्राइस कहाँ तय होता है? मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट रहा हूँ। प्राइस तय होता है कि डिमांड और सप्लाई के एक पॉइंट पर आपका प्राइस तय होता है, तब महंगाई तय होती है। तो यहाँ पर सरकार की अगर सप्लाई अभी नीचे है और डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई जब तक ऊपर नहीं आएगी तब तक ये महंगाई बनी रहेगी। तो इसे बैलेंस करने के लिए अब निर्मला सीतारमण के पास क्या इकोनॉमिक्स है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, वो देखना होगा। तो सप्लाई को ऊपर लाना होगा, तभी जो उम्मीदें हैं, जो ख्वाहिश हैं, वो नीचे आएंगे लोगों की, ये कहना चाह रहा है। ठीक है सागर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है, खासतौर पर अगर आने वाले हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, तो इन चुनौतियों से कैसे पार पाने की कोशिश रहेगी सरकार के बजट में, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप कुंदन, अभिषेक, चारुल, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं इसको मैं 4 लाइनों में अगर समेट दूं तो बजट जो है जनता के लिए बनाया जाता है, ऐसा जनता को बार बार समझाया जाता है। कागजों की तरक्की तो दिखाई जाती है लेकिन सच का आईना नहीं दिखाया जाता है। एक बार फिर से जरा, क्या बोला? बजट जनता के लिए बताया जाता है, बजट जनता के लिए बताया जाता है। हाँ। बजट जनता के लिए बनाया जाता है, बनाया जाता है और ये आम जनता को बार बार बताया भी जाता है। ये आम जनता को बार बार बताया भी जाता है। हाँ। कागजों की तरक्की तो हर रोज दिखाई जाती है लेकिन सच का आईना नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो हम हर 1 फरवरी को बजट हम पेश करते हैं निदा, हम कागजों में तो बहुत देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है इस क्षेत्र के लिए इतना बजट हुआ, इस क्षेत्र के लिए इतना। अगर हर 3-3 महीने पे हम देखें कि वाकई में कितने पैसे खर्च हुए, कितने उस दिशा में हमने लगाए हैं। पिछले बार की आप कृषि सेक्टर को आप उठा कर देखिए, आप मेडिकल सेक्टर को आप उठा कर देखिए, लगभग 2-3 सालों के आंकड़े कुंदन, कई सारे हमने रिपोर्ट देखी, सर्वे हमने देखा, अभी वो पैसे पूरे खर्च नहीं किए गए, लेकिन अगला बजट हमारा तैयार हो जाता है। यही बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात बोली। फार्मा सेक्टर अब दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत में जो फार्मा सेक्टर है वो बूम पर है। हालांकि उसको पैसे के तौर पर आप काउंट कीजिएगा फार्मा सेक्टर को तो 14वें नंबर पर भारत में फार्मा सेक्टर आता है। वैसे तो तीसरे नंबर पर आ गया क्योंकि जो कोविड के टीका वगैरह बना, हमारे पास वैक्सीन बनी तो उसकी सप्लाई और बाकी चीज़ों कोरोना काल में जो फार्मा सेक्टर था वो बूम पर आया, तीसरे नंबर पर पहुंच गया भारत का फार्मा सेक्टर। लेकिन अगर पैसे से उसे काउंट करेंगे बाकी तरीके से वो 14वें नंबर की फार्मा सेक्टर है भारत का। कुल मिलाकर के सागर ने जो एक समझाने की कोशिश की वो ये समझाने की कोशिश की कि देखिए, कागजों में तो आ जाता है, कागजों में एक मोटा आंकड़ा और मोटे मोटे कई जीरो के साथ, कई सिफर के साथ काउंट कर दिया जाता है कि इतना बजट के जो है उस सेक्टर के लिए निर्धारित है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है यहाँ पर अभिषेक कि क्या वाकई में यही वजह है कि लोगों को राहत नहीं मिल पाती, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो बजट आता है वो सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह जाता है, जमीन तक, धरातल पर नहीं उतर पाता है, नहीं पहुंच पाता लोगों तक। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी घोषणाएं जो हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं, फाइलें जो हैं वो ऑफिसेज में धूल फांकती रह जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पे हमें उतरती हुई दिखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से लेकर के अभी तक हम बहुत आगे गए हैं, लेकिन जाना बहुत आगे, और इसी दिशा में
केंद्र सरकार काम भी कर रही है। कुंदन ने एक बात कही कि बेसिक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं, ये बात सच्चाई है। हमने देखा है कि निर्मला सीतारमण जो हैं बेसिक्स से छेड़छाड़ नहीं करती और टैक्स स्लैब में इस बार भी ज्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ये लगभग ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है 1 लाख या 2 लाख के आसपास हो सकता है। अगर बढ़ा दिया जाए 6 लाख कर दिया जाए या 7.5 लाख करने की मांग की जा रही है, तो हो सकता है उस दिशा में शायद जो एक्सपर्ट्स हैं इस बार उन्होंने सोचा होगा, तो इंतजार इस चीज का करना होगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में केंद्र सरकार हमेशा से कहती रही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो है वो सरकार लगातार काम करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से सरकार का फोकस नौकरियां देने से ज्यादा ऐसे लोगों को बनाने में है कि वो नौकरियां दे। आप नौकरी मांगने मत जाइए, आप नौकरी दीजिए, आप ऐसे बनिए। इसीलिए स्टार्टअप्स को लेकर के जो कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार लेकर आई, वो स्टार्टअप्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी इस बार फोकस होगा। एक और चीज है, रेलवे को इस बार कुछ और बेहतर हम होता हुआ देखेंगे, क्योंकि रेलवे में हम देख रहे हैं कि लगातार वंदे भारत ट्रेन जो है वो लगातार चलाई जा रही है। तो क्योंकि पीएम गति शक्ति योजना जो है उसमें जो 7 चीजें हैं उसको लेकर के सरकार का फोकस रहा है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका डेवलप हो रहा है तो देश में विकास, क्योंकि अटल जी ने ये कहा था कि अगर सड़कें हमारी सही होंगी तो हम रफ्तार पकड़ सकते हैं। उसी दिशा में केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान की है वो बढ़ने की कोशिश कर रही है। कुछ एक चीजें हैं जिसके बारे में खास करके ध्यान देने की जरूरत है। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। हमने ये देखा है कि कोविड के आसपास हमने देखा था कि 1945 के बाद सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी का दर था वो हमारे देश का हो गया था। तो वो स्थिति में हम पहुंच गए थे, लेकिन वहां से अब धीरे धीरे कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें रही, वहां से उभरे हैं। अब देखना अहम होगा कि रोजगार को लेकर के, क्योंकि पिछली बार भी 60 लाख रोजगार को लेकर के कहा गया था, इस बार रोजगार को लेकर के क्या निर्मला सीतारमण करती है ये देखना होगा। ठीक है। और ऐसे में देखिए चारुल, मैं आऊंगी आपके पास और उसके बाद क्योंकि एक हरियाणा से खबर है हम आपको बताने की, दरअसल हरियाणा के अंबाला में महिलाओं ने बजट से खासी उम्मीदें जो है वो जताई हैं। और दरअसल देखिए सब जगह की महिलाओं ने ही उम्मीदें जताई हैं, लेकिन हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, उनका क्या कहना है, वो साफ साफ ये कह रही हैं कि महंगाई को लेकर बजट में खास ध्यान जो है वो देना चाहिए महंगाई को लेकर के, क्योंकि शिक्षा के स्तर को भी हम सुधार पाए, युवाओं को रोजगार जो है उसमें भी हमें मदद मिल सके, ऐसी भी उम्मीद हरियाणा की महिलाएं जता रही हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। रसोई पे पड़ रहा है, जो सिलेंडर के रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनको कम किया जाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो हर घर में खाना अच्छे से बन सके, सभी सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकें। और दूसरा मैं चाहूँगी कि जो बच्चों के स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको भी कम किया जाए, ताकि सभी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। मेरी यही उम्मीद है कि जो बजट आने वाला है वो देश का विकास करने वाला तो हो, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता के लिए भी होना चाहिए। और ख़ासकर जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है और जो वस्तुएं हैं आम जनता की बाहर हैं उनके पकड़ से, तो ऐसे महंगाई पर रोक करने वाला होना चाहिए। बजट में शिक्षा के लिए खास प्रोविजंस होने चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा का थोड़ा पतन हो रहा है, तो इसलिए कॉलेजेस, हायर एजुकेशन के लिए सरकार और ज़्यादा फंड्स दे, ताकि नए टीचर्स के अपॉइंटमेंट हो, एक्सपेंशन हो और सरकारी कॉलेजेस में भी और सुविधाएं बढ़ें। मैं सरकार से ये उम्मीद रखती हूँ कि वो युवाओं को और भी ज़्यादा वो ऐसा बजट बनाए कि वो एम्प्लॉयमेंट में उन्हें हेल्प करे और महंगाई को भी थोड़ा कम करे और हमारी एजुकेशन को भी अच्छे से बजट रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करें, उनसे फैसिलिटीज़। तो देखिए आपने हरियाणा की महिलाओं को तो सुना, लेकिन ऐसे में मेरठ की चारुल क्या सोचती है, वो कितनी उत्साहित है बजट को लेकर, चारुल से जान लेते हैं। चारुल, तुम्हें कितनी उम्मीद है बजट से? देखिए सबसे अहम चीज़ है कि अगर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, हम खुद मेरठ से आती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि बहुत सारे एरियाज ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, तो ग्रामीण इलाकों में देखिए महिलाएं, आपको याद होगा निदा शुरुआत में पापड़ का काम करती थी, तो महिलाएं अब सिर्फ पापड़ और गृह उद्योग तक सीमित नहीं है, वहाँ से निकल चुकी हैं। तो महिलाओं को उम्मीद है कि जो वो व्यापार करें, जो वो काम शुरू करें, उसमें उन्हें टैक्स कम देना
पड़े, ताकि उनकी आमदनी भी हो पाए और वो खुद को सशक्त भी कर पाए। इसके बाद अगर हम बात कर ले केंद्र की योजनाओं की, तो 80% जो योजनाएं हैं वो महिलाओं तक सीमित है। आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, मनरेगा देख लीजिए, राशन योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, महिलाएं जो है उन्हें सशक्त करने की कोशिश की जाती है। और अगर हम बजट की बात कर ले, मैं आंकड़ा बताती हूँ आपको, 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था, या उसमें 1,53,000 करोड़ रुपए जो थी वो महिलाओं के लिए निकाला गया। उसके बाद पिछले साल आपने देखा उसमें 1,71,000 यानी 11% ज्यादा जो था वो महिलाओं के लिए निकाला गया। अब क्योंकि चुनावी साल है तो सरकार जानती है कि महिलाओं को लुभाना जरूरी है, ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी, ऐसा बजट देना पड़ेगा जो महिलाओं को लुभाए। इसका भी मैं आपको आंकड़ा बताती हूँ। आपको याद होगा 2007 में उत्तर प्रदेश की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो 32% महिलाएं थी जिन्होंने बीएसपी के पक्ष में वोट दिया था, जिसके बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद अगली बार यानी 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिलाओं ने वोट दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अगर हम बात कर लें 2017 की, 41% महिलाओं ने वोट दिया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अभी हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ है, वहां पर 50% महिलाएं थी जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। 2019 की आप बात कर लें तो यहां पर 37% महिलाएं थी जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। यानी हर पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि महिलाओं को लुभाना जरूरी है, और खासकर उस वक्त जब चुनाव हो। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है, केंद्र में है, तो वो जानते हैं कि उन्हें किस तरह से महिलाओं को लुभाना है, और खासकर एक महिला वित्त मंत्री से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है। निदा, बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को लुभाना नहीं, महिलाओं का खास ख्याल रखना है। जी ठीक है, तो चारुल को आपने सुना, देखिए किस तरीके से उन्होंने समझाया और पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझाया। अगर हम इस फैक्टर को देखें तो जाहिर सी बात है महिला वर्ग को खुश रखने की कोशिश इस बजट में जरूर होगी। तो बजट को लेकर जयपुर के जो ज्वेलर्स है, जो सोना व्यापारी है, उन्होंने भी खासी उम्मीदें जताई हैं। व्यापारियों ने कहा कि जो गोल्ड के आयात पर टैक्स कम होना चाहिए, गोल्ड और चांदी की कीमत में कमी जो है वो आनी चाहिए, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी हो पाए। बजट को लेकर गोल्ड व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, उन्हें क्या उम्मीदें हैं, सुनिए जरा इन ज्वेलर्स को। जेम्स एंड ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसा मैंने कहा कि एक्सपोर्टर्स को, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी वाले भी आते हैं, इनके रॉ मटेरियल के ऊपर और विभिन्न चीज़ों के ऊपर लगने वाले जो कर हैं और जो देने के बाद उनको रिफंड होते हैं, मेरे ख्याल से उनको कर के दायरे से छूट कर देनी चाहिए। इस पर इमिटेशन वगैरह ये जो आता है, खरड़ आती है बाहर से, और भी अन्य सामान आता है बाहर से, मेरे ख्याल से इसमें भी उनको छूट मिलनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, सोने एवं चांदी के ऊपर आयात शुल्क कम किया जाना चाहिए, जिससे स्मगलिंग की घटनाएं कम हो और निर्यात हमारा बढ़ सके और हम ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से निर्यात कर सकें। आप जानते हैं कि किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो बैकबोन जो होती है, वो लघु उद्योग ही होते हैं। जब लघु उद्योग चल पड़ेंगे तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जो एक बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम तो निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, और मोदी जी से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के लघु उद्योगों को MSME कार्ड की फैसिलिटी दी जाए। टैक्स कम हो, गोल्ड का रेट कम हो, लोग उम्मीद में बैठे हैं कि अगर रेट कम होगा तो बाय होगी, नहीं तो अभी रेट बहुत ज़्यादा है। तो कस्टमर को ये लग रहा है कि एक बार सोना जब तक कम नहीं हो, जब तक खरीद नहीं, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लोगों को थोड़ा उम्मीद है कि सोना इस बार कम होगा। भाई सोना जैसा रेट कम होता है तो क्वांटिटी सेल ज़्यादा होगी, क्वांटिटी सेल ज़्यादा होगी तो हर स्टेप पे रोज़गार लोगों को अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी बिकती है तो चाहे कारीगर चाहे हम ज्वेलर्स, सब लोगों का बहुत अच्छा मानेगा। तो आपने सुना सर्राफा बाजार के जो व्यापारी है उनका क्या कहना है, वो कैसे सोचते हैं और कितनी उम्मीद है वो सरकार से लगाए हुए हैं। क्योंकि अगर आपको हमें ख्याल होगा अच्छे से, कल ही बस एक खबर ऐसे आई थी कि सोने चांदी के दामों में गिरावट जो है वो आई है, थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन उससे पहले सोने के जो दाम थे वो आसमान छू रहे थे, चांदी के दाम भी आसमान छू रहे थे। हल्की सी भी अगर आपको चैन लेनी है, गोल्ड तो आप छोड़ दीजिए, अगर आप सिल्वर की भी, चांदी की भी अगर आप चैन लेना चाहें तो वो भी आपके सीधा 4-5 हज़ार रुपए से कम की तो आप बात ही मत कीजिए। तो ऐसे में सर्राफा बाजार के जो व्यापारी हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सरकार से। और वहीं बजट्स के संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही वो सुनवा देते हैं। आता कुछ और है, किसने कहा था? किसी को मालूम था कि
एयरपोर्ट बिकेंगे, किसी को मालूम था कि सारे देश के पोर्ट बिक जाएंगे, किसी को मालूम था कि जीएसटी का अवधि नहीं बढ़ेगा, किसी को मालूम था कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। बोला जाता है, होता कुछ और है। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपने हेमंत सोरेन को सुना। और वहीं गुजरात के कपड़ा व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो कपड़ा व्यापारियों ने भी इस बार के आम बजट से खासी उम्मीदें जताई हैं, जहां व्यापारियों का यह कहना है कि जीएसटी और बता दें आपको इनवॉइसिंग के रिटर्न फाइल नियमों को सरल और तर्कसंगत बनाया जाए। मशीनरी की कीमत जो है वो भी बढ़ गई है, सब्सिडी पर ध्यान दिया जाए, ऐसी कई मांगे हैं जिन्हें पूरा किया जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। तो लास्ट 4 से 5 साल से बहुत ज़्यादा कटोकटी वाला माहौल है, व्यापार धंधा बिल्कुल भी नहीं है और मशीनरी की कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर से यही अपील है कि लास्ट ईयर जैसे सब्सिडी वगैरह का उन्होंने जो प्रावधान दिया था कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट के लिए, तो वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो उसको वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सब्सिडी के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। आने वाला बजट के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं हमें, क्योंकि लास्ट 1 साल से जो टेक्सटाइल में जो इंसेंटिव स्कीम जिसे टफ बोलते हैं वो स्कीम बंद हो चुकी है और अभी ब्लैकआउट पीरियड भी चल रहा है। तो हमने गवर्नमेंट से ये मांग रखी है कि आप नई स्कीम लेके आइए, क्योंकि अभी $100 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है और $250 बिलियन का डोमेस्टिक टेक्सटाइल का टारगेट है, जो हमें अगले 5 साल में अचीव करना है, जो मिनिस्ट्री ने दिया है। तो हमने ये मांग की है कि वीविंग इंडस्ट्री के लिए आप 25% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अपफ्रंट 40% सब्सिडी देनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि रोजगार भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट की जीएसटी की रेवेन्यू भी बढ़ सकती है। तो वित्त मंत्री से उम्मीदों का अंबार जो है वो लगा हुआ है लोगों का, और लोग चाहते हैं कि इस बार का बजट जो है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन देखना होगा कि जब 11 बजे बजट पेश होना शुरू होगा तो आखिर वो कौन कौन से वर्ग है, कौन कौन से तबके हैं, या फिर वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनका खास ख्याल रखा गया है, जिन्हें राहत दी गई है, या फिर इस बार भी जैसा कि हमेशा से देखा जाता है कि कहा कुछ और जाता है। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। क्या इस बार का बजट भी ऐसे रहने वाला है, लोक लुभावन रहेगा, या फिर हकीकत में लोगों को राहत जो मिलने की उम्मीद जता रहे हैं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? लगातार महा कवरेज न्यूज इंडिया पर जारी।